यार वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी के बारे में। हम इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे किस किस तरीके की इम्यूनिटी होती है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं और इम्यूनिटी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। अभी का कोरोना का समय चल रहा है, सब बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए, बोल रहे हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए। तो क्यों हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, क्या फ़ायदा है हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग करने से, वो सारी चीज़ें को बेटा हम इस वीडियो में समझेंगे। टॉपिक से रिलेटेड भले अगर आपको लग नहीं रहा हो, पर ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है, आपके कोर्स से रिलेटेड है कि आगे चल के हमको क्या पढ़ना है, एंटीजन और एंटी बॉडीज़ के बारे में समझना है। तो जब तक कि आपको बेटा इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, तब तक कि आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इम्यूनिटी पढ़ाना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी आप समझिए, और उसके साथ साथ फिर हम इसके बाद फिर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को समझेंगे। तो आपको क्या होगा, पूरी चीज़ें क्लियर होगी। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे डीप में जाते जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये इम्यूनिटी लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि एक इंसान है, वो शील्ड लेके खड़ा हुआ है। ये शील्ड क्या है? ये शील्ड एक्चुअली में बता रहा है कि इम्यून है ये, है ना। इसके पास एक प्रोटेक्शन है एक तरीके का, जिससे ये वायरस, बैक्टीरिया, जो भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस है, जिसके कारण डिसीज कॉज होती है, उससे लड़ने के लिए इसके पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। तो वो चीज़ इसको दर्शा रहा है। ये जो शील्ड है इसका खुद को रक्षा करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही विजिबल फॉर्म में शील्ड है, और इनविजिबल फॉर्म में हमारी इंटरनल बॉडी की रक्षा करने के लिए क्या है, हमारी इम्यूनिटी है, जो कि शील्ड की तरह एक्ट करती है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। इम्यूनिटी क्या है? द टर्म इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। जो टर्म है बेटा इम्यूनिटी, उसको डिफाइन किया गया है एज अ रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द मोस्ट एंटीजन, एनी फॉरेन एंटीजन, होस्ट एंटीजन, एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रेजिस्टेंस किसके खिलाफ? ऐसा होस्ट, ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो आपके अंदर आ जाए, दाखिल होने की कोशिश करे। कोई भी बाहर का कोई भी फॉरेन एंटीजन या कोई भी बॉडी के आपके अगेंस्ट जब एक्ट करता है, तो वो सिस्टम जो आपकी बॉडी में रहकर आपके लिए लड़ता है, समझ में आ रही है? आपकी इम्यूनिटी, जो चीज़ आपकी शरीर में रहकर किसी ऐसे सब्सटेंस से जो बाहर से आने की कोशिश कर रहा है, आपकी बॉडी उससे नोन नहीं है, आपकी बॉडी उससे फेमिलियर नहीं है, नहीं पहचानती, और वो चीज़ आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस होती है, और एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि कुछ हथियार की ज़रूरत नहीं होती है, हमारी खुद की बॉडी जब लड़ने लग जाती है ऐसे ऑर्गेनिज्म से, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, रेजिस्टेंस करना यानी प्रतिरोध करना, लड़ना उससे, तो वो चीज़ हमारी इम्यूनिटी एक्ट करती है बॉडी में। दिस रेजिस्टेंस प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। और जो ये रेजिस्टेंस है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, मेजर रोल करता है अदा, जो कि क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, बचाता है हमको, प्रिवेंट करता है फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, यानी ऐसी बीमारियां, ऐसी डिसीजेस होना जो कि इन्फेक्शियस हो, जो कि फैले, है ना, किसी से हमको, है ना, फैलने वाली डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस होने से हमको बचाता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी में भी इन्नेट और एक्वायर्ड, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमारा पूरा जो लेक्चर है इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड है, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में समझेंगे। इन्नेट क्या होता है पहले समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस विच इंडिविजुअल पोजेसेस बाय बर्थ। ये ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा प्रतिरोध करने वाला सिस्टम है जो कि विच इंडिविजुअल, यानी कि हर एक सिंगल पर्सन में कब प्रेजेंट होता है? बाय बर्थ, यानी जब आप जन्म ले लेते हो तब से ही आपके अंदर ये इम्यूनिटी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। अचानक से ऊपर से किसी ने डाल के नहीं मिला दिया है, बाय बर्थ। जैसे कि बाय बर्थ आप सुन सकते हो, बोल तो सकते नहीं, पर रो सकते हो, मुंह से आवाज़ तो निकाल सकते हो, रोने की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, देख सकते हो, जो कि चीज़ें बाय बर्थ अवेलेबल है आपके सिस्टम में। उसी तरीके से बाय बर्थ क्या अवेलेबल है? इम्यूनिटी भी अवेलेबल है, और उस इम्यूनिटी को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। और किसके बाद कारण होता है ये? जो भी बच्चा है उसके जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी अंदर से किस तरीके से उसके शरीर बना हुआ है, कैसा उसका जेनेटिक सिस्टम है, किस तरीके का उसके
उसके पेरेंट्स से उसका जीन आए हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग जीन आए हैं, कैसा उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय उसकी माता के से उसको कितना पोषण गया है, क्या वो कुपोषित तो नहीं रहा है इन प्रेगनेंसी के समय, है ना। जब उस माता के गर्भ में जब वो था तो किस तरीके से उसका पोषण किया गया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है इम्यूनिटी पे, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन एंटीजन, और ये डिपेंड नहीं करता है फॉरेन एंटीजन के ऊपर, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन एंटीजन। ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी नहीं है कि जब जैसे कि एंटीजन आएगा आपकी बॉडी में, बाहर से कोई भी एंटीजन आएगा तब ये प्रोड्यूस होगी। ये इम्यूनिटी कैसे है, पहले से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो उस इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, जो कि पहले से ही प्रेजेंट हो। वो इम्यूनिटी नहीं कि खतरा देखने के बाद वो इम्यूनिटी उससे लड़ने के लिए निकली, आपकी बॉडी ने बनाया और उसके अनुसार फिर वो ढल गया, है ना। पहले से प्री प्रिपेयर्ड ये इम्यूनिटी होती है, उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। इट मे बी नॉन स्पेसिफिक व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस इन जनरल, और स्पेसिफिक व्हेन रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न। इसमें क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होती है, कुछ एक अलग प्रकार की नहीं होती है ये, ठीक है। व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस इन जनरल, जब रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध होता है इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शन के लिए जनरल कंडीशन में, और स्पेसिफिकली भी व्हेन रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न, और जो कि भी रेजिस्टेंस है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए वो उसमें पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, अब आप देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी टाइप्स के, किस तरीके के इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है स्पीसीज इम्यूनिटी। इट रिफर्स टू द रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन शोन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है सारे पैथोजेंस के लिए, शोन बाय मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज, है ना। इट रिफर्स टू पैथोजन टू अ शोन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स के लिए क्या करता है, ये रेजिस्टेंस शो करता है। जैसे कि एग्जांपल है बी एंथ्रेसिस। जो बी एंथ्रेसिस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग को बट नॉट चिकन्स। ये ऐसी इम्यूनिटी है जो कि पर्टिकुलर स्पीसीज को ही इन्फेक्ट करती है, पर्टिकुलर लोगों को ही इन्फेक्ट करती है। या तो ये जानवरों में इन्फेक्ट करेगी, या तो ये इंसानों को इन्फेक्शन कराएगा, या तो ये सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों को होगा, या तो ये सिर्फ बच्चों को होगा, या तो ये सिर्फ जवानों को होगा। इस तरीके के स्पीसीज, इस एक स्पेसिफिक टाइप की ये इम्यूनिटी होती है जो कि क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के समय एक्ट करती है ना। एग्जाम्पल क्या, बी एंथ्रेसिस इन्फेक्ट ह्यूमन बींग बट नॉट चिकन्स। जो बी एंथ्रेसिस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को पर चिकन को नहीं, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। और ये जो मैकेनिज्म है इस टाइप की इम्यूनिटी का, वो क्लियरली अभी समझ में नहीं आ पाया है साइंटिस्ट डॉक्टर के, इसके में अभी और रिसर्च चल रही है, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिफरेंसेस बिटवीन टिश्यू ऑफ डिफरेंट होस्ट स्पीसीज में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफरेंसेस होता है टिश्यूज़ में और होस्ट में, होस्ट स्पीसीज यानी वो स्पीसीज जो कि आपकी बॉडी में आ रही है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? एक तो वो टिश्यू और दूसरा स्पीसीज जो इन्फेक्ट कर रही है, इनके बीच का जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्पीसीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। यानी कि बाहर का होस्ट और अंदर का टिश्यू दोनों नोन नहीं है ना। टिश्यू बाहर के फॉरेन बॉडी को जानता, एंटीजन को जानता है, ना ही फॉरेन एंटीजन टिश्यू को जानता है। जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो कश्मकश्मी तो होगी, है ना, क्योंकि ये अपनी बॉर्डर में नहीं आने देगा। फॉर एग्जांपल कि हमारे देश में अगर कहीं बॉर्डर के जवान लड़े, जो सैनिक हैं लड़ रहे हैं, तो किसी नोन पर्सन को ही आने देंगे, है ना। कोई अननोन पर्सन हमारी कंट्री में दाखिल नहीं कर सकता गैर कानूनी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जांपल टेररिस्ट आ जाएंगे, टेररिस्ट से लड़ेंगे ना, भले वो इंसान है, वो भी इंसान है, पर क्या है, वो हमारे लिए दुश्मन के एक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश का अच्छा नहीं चाहते। उसी तरीके से क्या होते हैं, जो बाहर एंटीजन्स होते हैं उसको जो क्या है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डिटेक्ट कर लेती है, पहचान लेती है कि नहीं यार ये जो पर्सन है ये हमारी पहचान का नहीं है, ये पर्सन हमारे लिए हानिकारक लग रहा है। उसके लिए क्या करते हो, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे एक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो क्या है, इसमें फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है टिश्यूज़ में और फॉरेन होस्ट में।
जो इनका फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस, बायोकेमिकल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है, इम्यून सिस्टम इसका रिस्पॉन्सिबल है कि ये दोनों एक आपस में लड़ पाते हैं। अगर जो बाहर का और अंदर की चीज़ दोनों सेम होंगी, ये एक दूसरे के से परिचित होंगे, तो ये तो इससे लड़ेगा नहीं, है ना। इम्यूनिटी कैसे डिफेंस करेगा, जब ये अननोन है दो चीज़ें तभी तो ये लड़ेंगे, परिचित होने के बाद नहीं लड़ेंगे। ये अननोन है इसलिए ये लड़ते हैं, और यही इसका एक कारण है इम्यूनिटी बिल्डअप होने का और स्पीसीज इम्यूनिटी का। नेक्स्ट देखेंगे हम रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी भी बेटा इसी तरीके की इम्यूनिटी होती है जो कि पर्टिकुलर लोगों में होती है, ठीक है। इसमें सोच सकते हैं कि जातिवाद की जैसा आप इसको समझ सकते हैं, भेदभाव समझ सकते हैं एक तरीके का, कि इस तरीके की इम्यूनिटी इनमें होती है, इस तरीके की इम्यूनिटी उनमें नहीं होती है, यानी कि उस क्षेत्र के लोगों को होगी, इस क्षेत्र के लोगों को नहीं होगी, पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है। उन जानवरों को होगी तो इन जानवरों को नहीं होगी, तो वो इम्यूनिटी आती है रेशियल इम्यूनिटी में। विद इन वन स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में एग्जिबिट, एक स्पीसीज में, यानी कि ह्यूमन इंसान एक स्पीसीज है, बट डिफरेंट रेसेस में एग्जिबिट, यानी कि पर इंसानों के अलग अलग प्रकार हैं, गोरा, काला, है ना, निग्रो हो गए, अंग्रेज हो गए, ठीक है, नेपाली, जापानी, चाइनीज़, इस तरीके के लोग होते हैं। तो क्या है तो सब ह्यूमंस, पर क्या है इनके रेसेस, इनके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग है ना। वन बीइंग बट डिफरेंट इंडिविजुअल्स है एक चीज़, पर जो लोग हैं वो क्या है अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग प्रकार के क्या है उनके शरीर के आवरण हैं, फीचर्स हैं, ठीक है। अब इंडियंस अलग दिखते हैं, जैपनीज़ अलग दिखते हैं, उनके हाव भाव अलग होते हैं, अफ्रीकन्स अलग दिखते हैं, लंबे चौड़े, है ना, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, और फॉरेन कंट्रीज़ के अंग्रेज़ लोग अलग दिखते हैं, एकदम वाइटिश, है ना। उस तरीके का हो जाता है, रेसेस डिफरेंसेस हो जाता है तो इंसान, पर क्या है उनमें अलग अलग भेद हैं। तो ये इम्यूनिटी क्या है, विद इन वन स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में एग्जिबिट, एक स्पीसीज में क्या होते हैं डिफरेंट रेस एग्जिबिट होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं, में एग्जिबिट डिफरेंट रेसेस में एग्जिबिट डिफरेंसेस इन ससेप्टिबिलिटी और डिफरेंसेस टू इन्फेक्शन। और इसमें क्या कारण क्या होता है, अलग तरीके से उनको इन्फेक्शन होना और अलग तरीके से इसका रेजिस्टेंट होना पे इस पर जो डिपेंड करती है ये चीज़ें। समझ में आ रही मेरी बात, इनका अलग आवरण होना और अलग इनका बॉडी का प्रकार होने से क्या होता है, इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। दिस इज टर्म एज रेशियल इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी को बोलते हैं रेशियल इम्यूनिटी। अल्जेरियन शीप इज हाईली रेजिस्टेंस टू एंथ्रेक्स, जो अल्जेरियन शीप होती है वो हाईली रेजिस्टेंस होती है एंथ्रेक्स से, यानी एंथ्रेक्स के खिलाफ बहुत अच्छे से वो रेजिस्टेंट करके उस पर एक्ट करती है, लड़ सकती है, विच इज़ अ कॉमन डिसीज ऑफ अदर रेसेस ऑफ स्पीसीज। पर ये क्या होता है, जो कि एक कॉमन डिसीज होती है अलग रेसेस, अलग टाइप की शीप में। इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में क्या होता है, इट इज़ रिपोर्टेड दैट, इसमें दिखाया गया है दैट अमेरिकन निग्रोज आर मोर ससेप्टिबल देन वाइट रेसेस टू ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या बताया गया है, दैट अमेरिकन निग्रोज आर मोर ससेप्टिबल देन द वाइट रेसेस टू ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो अमेरिकन तो है वो, पर निग्रोज हैं, उनको क्या है डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, उनमें क्या होता है हाईली चांसेस होते हैं किसके, ट्यूबरक्लोसिस होने के कंपैरिजन में किसके, वाइट लोगों के लिए, है ना। वाइट कॉम्प्लेक्शन के जो अमेरिकन्स हैं उनके मुकाबले जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनमें जो इम्यूनिटी का जो तरीका है ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने का वो अलग है, यानी कि काले जो लोग हैं उनको जल्दी हो जाती थी वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, पर जो गोरे हैं वहाँ पे उनको नहीं होती थी। तो ये क्या रेशियल इम्यूनिटी में आता है, ये उनमें दरअसल इसमें कोई भेदभाव क्या है, भेदभाव कुछ नहीं, पर इनका जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है ना वो इस तरीके से है, तो इसलिए इस तरीके का डिफरेंसेस आ जाता है। हाउएवर इन अ फ्यू इंस्टेंसेस जेनेटिक बेसिस ऑफ रेशियल इम्यूनिटी हैज़ बीन प्रूव, और इस तरीके से क्या होता है जेनेटिक बेसिस यानी जेनेटिकली उनका अलग अलग होने से क्या होता है रेशियल इम्यूनिटी हैज़ बीन प्रूव्ड, इसलिए उसको जो रेशियल इम्यूनिटी को प्रूव किया गया है कि ये इस तरीके की इम्यूनिटी भी होती है। रेसेस विथ सिकल सेल एनीमिया प्रीवेलेंट इन मेडिटेरियन कोस्ट आर इम्यून टू पी फैल्सीपैरम इन्फेक्शन। जो रेसेस विथ जैसे कि जो अलग तरीके का होना सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, प्रीवेलेंट इन मेडिटेरियन कोस्ट आर इम्यून टू पी फैल्सीपैरम इन्फेक्शन, यानी कि मेडिटेरियन कोस्ट में जो लोग होते हैं जिनको अधिक वहाँ पे अगर जिस लोगों को जो कि सिकल सेल एनीमिया वाले लोग होते हैं वहाँ पर, तो उनमें क्या होता है
जो पी फैल्सीपेरम मलेरिया का जो इन्फेक्शन है वो उनको अफेक्ट नहीं करता है, उनकी इम्यूनिटी के कारण वो डिफेंस कर लेते हैं। प्रीवेलेंट इन मेडिटेरियन कोस्ट आर इम्यून टू पी फैल्सीपेरम, तो इम्यून है यानी कि वो प्रोटेक्टेड है। उनकी जो आरबीसी है और उनका जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके का गढ़ा हुआ है, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग है कि जो पी फैल्सीपेरम से जो इनको इन्फेक्शन होना है मलेरिया पैरासाइट से वो इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो सिकल सेल एनीमिया होने के कारण। A genetic abnormality of erythrocyte sickling confers immunity to P falciparum, और जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है यानी जेनेटिक ही क्या है, उनकी एरिथ्रोसाइट जो है एबनॉर्मल है। सिकल सेल के बारे में तो आपको पता होगा, सिकल यानी कि क्रिसेंट शेप का, चांद और हंसिया जैसे शेप का, जब आपका रेड ब्लड सेल हो जाता है ना, ग्लूटामिन के जगह क्या आता है, वैलिन आ जाता है इन द 6th पोजीशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है आपकी, उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है, और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन के कारण जो एरिथ्रोसाइट का जो शेप है वो सिकल हंसिया आकार का हो जाता है, और ऐसे आकार होने से क्या होता है, जो पी फैल्सीपेरम है उसके लिए इम्यून हो जाता है, यानी कि पी फैल्सीपेरम से उसको अब इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको ये मलेरिया और इस तरीके की डिसीज कॉज नहीं करेगा, बिकॉज सच रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट बी पैरासाइटाइज्ड बाय दिस पैरासाइट्स। और इस तरीके के रेड ब्लड सेल्स क्या होती, पैरासाइटाइज नहीं हो पाती, यानी कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन उनको नहीं हो पाता है इस तरीके के पी फैल्सीपेरम पैरासाइट के द्वारा। पर्सन्स विथ हेरिडिटरी डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में G6PD भी बोला जाता है, आर लेस ससेप्टेबल टू फैल्सीपेरम। और इस तरीके की जिनको G6PD तरीके का भी इन्फेक्शन जो हेरिडिटरी डिसीज है, इनको मतलब जो इसमें एबनॉर्मलिटी है उसके कारण भी क्या होता है, लेस ससेप्टेबल यानी कम इनको पी फैल्सीपेरम से इनका इन्फेक्शन होता है, ये मलेरिया इनको कम लोगों को कॉज करता है। तो रेशियल इम्यूनिटी में यही है, रेशियल यानी कि भले आप एक स्पीसीज हो पर उस स्पीसीज में भी जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो अलग अलग लोगों का जो भेद है, उन भेदों में भी क्या होना, इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से एक्ट करना। इम्यूनिटी आपके रंग पे एक्ट नहीं कर रही है, इम्यूनिटी एक्ट कर रही है आपके जेनेटिकली इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, है ना। इसको ये मत समझना कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी है तो उन लोगों को इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, और जो बेचारे थोड़ा सा जो डार्क कम्प्लेक्शन के हैं और जो थोड़े कम खूबसूरत है तो उनको बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अंदर इंटरनल जेनेटिक उनका जो भी ऑल्ट्रेशन हो रहा है और जेनेटिक जो उनका डेवलपमेंट है उस पर इम्यूनिटी डिपेंड करती है, रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन वेरीज विद डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेस एंड स्पीसीज। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, ऑफ इन्फेक्शंस वेरीज विद डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेसेस एंड सेम स्पीसीज, यानी कि इंडिविजुअल तो वो लोग तो अलग अलग होते हैं। अब इसमें क्या हो गया है कि स्पीसीज सेम है, ह्यूमन है, रेस सेम है, भेद सेम है, हाँ वो चाहे वो एशियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, है ना, रेस भी सेम है, पर इसमें क्या होता है इंडिविजुअली क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। इसमें क्या दिस इज नोन एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी को इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहा जाता है। द जेनेटिक बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज एविडेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट होमोजाइगस ट्विन्स एग्जिबिट सिमिलर डिग्रीज ऑफ ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस टू ट्यूबरकुलोसिस। इन कॉन्ट्रास्ट सच कोरिलेशन इज नॉट सीन इन हेटेरोजाइगस ट्विन्स। इसमें क्या बताया गया है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी यानी कि जैसे कि हम 5 भाई बहन हैं, पांचों इंसान हैं, सेम स्पीसीज है, एक ही माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, पर उसमें से जो 2 हैं वो कमज़ोर हैं, बाकी की 3 हैं हेल्दी है। समझ में आ रही मेरी बात, बाकी की 3 हेल्दी है। हेल्दी से मतलब ये नहीं 2 दुबले हैं और बाकी के मोटे ताजे हैं 3, वो मतलब नहीं बोल रहा हूँ। हेल्दी से मतलब ये बोल रहा हूँ कि बाकी के जो 5 बच्चों में से 2 बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं रहता है, पर बाकी के 3 बच्चे क्या हैं, अच्छे हंसते खेलते बच्चे हैं, अच्छे से खाते पीते हैं और उनको बहुत कम बीमारी होती है, और बीमार होते भी हैं तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। इसमें क्या हो गया, उनका स्पीसीज सेम है, उनका रेस सेम है, पर वो जो 5 हैं वो अलग अलग हैं, वो एक नहीं है। वो 5 भले वो एक माता पिता के बच्चे क्यों ना हो, भले वो सब ही इंसान क्यों ना हो, समझ में आ रही है, पर इनमें अब क्या डिपेंड करता है, इनका अलग अलग इंडिविजुअल जेनेटिक
डेवलपमेंट इन पे काम करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो होमोजाइगस ट्विंस होते हैं, होमोजाइगस ट्विंस यानी कि एक जैसे दिखने वाले ट्विंस। ट्विंस का मतलब ये नहीं है कि एक जैसे दिखने वाले, है ना, एक ही साथ पैदा होने वालों को ट्विंस बोला जाता है ना, जो एक ही समय पे बर्थ लिए हैं उन्हें, है ना। अब वो हेटेरोजाइगस ट्विंस भी हो सकते हैं और होमोजाइगस ट्विंस भी हो सकते हैं। अब हेटेरोजाइगस ट्विंस में क्या होता है, वो ट्विंस हेटेरो यानी कि अलग अलग, है ना, अलग अलग ट्विंस यानी कि वो है तो एक ही माँ से उनका जन्म हुआ है, एक ही वूम से, एक ही यूट्रस से दोनों निकले हैं, एक ही वूम में 9 महीने रहे हैं, पर वो दिखते अलग अलग हैं। एक थोड़ा दुबला दिखता है, एक थोड़ा हेल्दी दिखता है, ठीक है। वो आ गए हेटेरोजाइगस में। होमोजाइगस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसा हो जाता है, पर होमोजाइगस में वो एकदम सेम रहते हैं। देयर ब्लड ग्रुप्स आर सेम, देयर फिजिकल फीचर्स आर सेम, है ना, एक जैसे दिखते हैं। पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि यार ये वाला कौन सा वो वाला कौन सा है। वो होमो यानी सेम, हेट्रो यानी अलग। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी में कैसे एक्ट करता है कि भले वो होमोजाइगस में क्या होता है, एग्जिबिट सिमिलर डिग्रीज ऑफ ससेप्टिबिलिटी, यानी एक जैसी उनमें चीज़ें दिखती है, और रेजिस्टेंस भी ट्यूबरक्लोसिस या अदर बीमारी के लिए उनमें एक जैसे ही होता है। यानी कि दोनों भाई या दोनों भाई बहन या दोनों बहनें अगर ट्विंस है और अगर होमोजाइगस ट्विंस है तो एक तरीके से ही, यानी कि इन्फेक्शन दोनों को होगा तो दोनों उसको बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर पाएंगे, और या तो दोनों बीमार पड़ेंगे, अगर बीमारी हुई तो दोनों बीमार पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से उनमें होता है। पर हेटेरोजाइगस में क्या होता है, वो भले एक माता से हैं, पर क्या होता है, अब वो हेटेरोजाइगस में एक चीज़ ये हो जाती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है ना एग का, ओवम का, वो 2 स्पर्म से हो जाता है कभी कभी। अभी मैं वो चीज़ें नहीं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको, पर वो होता है। बहुत सारे प्रकार के ट्विंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक स्पर्म से तो फर्टिलाइज होता है, पर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइज होने के बाद उसका डिवीजन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फिर वो, है ना। तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद जब डिवीजन होता है तो वो होमोजाइगस ट्विंस कहलाते हैं। पर एक ही ओवम का, एक ही एग का 2 डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनका अलग हो जाना, वो हेटेरोजाइगस में आ जाता है। और बहुत और भी चीज़ें हैं इसमें बताने की, तो अभी मैं वो समझाने नहीं बैठा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको, मेरा बताने का मतलब ये है, भले इंडिविजुअल इसमें क्या होता है कि अलग अलग 4-5 भाई बहन हैं, उसमें से 2 अच्छे से 2 बीमार पड़ रहे हैं तो 3 अच्छे रहेंगे। तो इंडिविजुअली भी डेवलपमेंट, जेनेटिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी में। इन कॉन्ट्रास्ट सच कोरिलेशन इज नॉट सीन इन हेटेरोजाइगस ट्विंस। और इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी डिसीज से लड़ने के लिए होमोजाइगस ट्विंस बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, वैसे ही सेम रिलेशन हेटेरोजाइगस में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो है तो ज़रूर ट्विंस, पर वो अलग अलग तरीके का इनका जेनेटिक डेवलपमेंट है। इस तरीके का उनमें वैसा सेम रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये आता है हमारा इंडिविजुअल इम्यूनिटी में। तो अब मैं यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में इंडिविजुअल इम्यूनिटी के बारे में देखा, रेशियल इम्यूनिटी के बारे में देखा, स्पीसीज इम्यूनिटी के बारे में देखा, जिसमें हम इननेट इम्यूनिटी के बारे में देख रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में समझ रहे हैं। अब मेरे आने वाले वीडियो में फैक्टर्स में बताऊँगा कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इननेट इम्यूनिटी को। उन सारी बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा टॉपिक जाएगा इम्यूनिटी का, क्योंकि है ही सारी चीज़ें आपको पता होना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इस वीडियो के